तो जैसा कि रानी जी ने भी हैंड रेज कर दिया है, धन्यवाद। देखिएगा, मध्य प्रदेश प्रथम वर्ग की ये जो परीक्षा है, इसमें मैं आपको कुछ बातें 2 मिनट में स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। समझना ये है कि ये जो चौथी इकाई है संधि प्रकरण की, संधि आप सबने पढ़ी है। हम बचपन से संधि पढ़ते हुए आए हैं। कक्षा 6 से लेकर के हमने शास्त्री तक, और शास्त्री के बाद में फिर आचार्य में, और अगर आप पीएचडी करें व्याकरण से या किसी अन्य विषय से, तो आपको संधि तो बिल्कुल आवश्यक है। संस्कृत में पद पद में संधि है, और आपको संधि के बिना आप संस्कृत की कल्पना नहीं कर सकते। संधि एक बहुत महत्वपूर्ण एक विषय है, और बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से इसको आपने पढ़ा और समझा होगा। लेकिन आपको कितना ज्ञान है, आपने कितना याद किया है, कितना जानते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। आज हम एक कंपटीशन में बैठ रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, और उसमें विशेष रूप से आपसे ना कोई संधि प्रकरण सुनेगा कि आपने कितनी पंच संधि पढ़ ली। आप चाहें तो पंच संधि वैयाकरण कौमुदी से पढ़ें, चाहे आप लघु शब्देन्दु शेखर से, महाभाष्य से, कहीं से भी पढ़ लें। लेकिन जहां से वो प्रश्न उठने वाले हैं, अगर आपने वहां से नहीं पढ़ा, तो फिर कोई मतलब नहीं है कि आपके पास कितना ज्ञान है, अगर आप उससे नियुक्ति नहीं ले पाते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर जो इकाई है, चौथी इकाई में सीधा स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि स्वर, व्यंजन एवं विसर्ग संधि। तो उन्होंने तीनों संधियों को एक इकाई में लिया है, और 5 नंबर की एक इकाई अगर हम मान करके चलें, क्योंकि 20 इकाई है, तो 5 प्रश्न बनेंगे और 5 नंबर यहाँ से हमारे आज पक्के होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। मोहित जी ने इसमें प्रस्तुतिकरण दिया है पूरा, ये जो आपके लिए प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं, मोहित सर को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिएगा, संधि क्या है, परः सन्निकर्षः संहिता। संधि की परिभाषाएं पहले देख लेते हैं। दो वर्णों की जो अत्यंत समीपता होती है, सन्निधि होती है, वही संहिता कहलाती है। और संहिता क्यों कह रहे हैं, क्योंकि संधि को ही संहिता कहा गया है संस्कृत व्याकरण के ग्रंथों में। और संधि मतलब संहिता, संहिता मतलब संधि, ये आप बिल्कुल समझ लीजिए। हाँ, तो जितने भी ये जो संधि के सूत्र हैं, ये संहितायाम के अधिकार में आते हैं। कि संहितायाम अर्थात कि संहिता के अर्थ में ये कार्य करेंगे, मतलब संधि में इनका विशेष रूप से कार्य होगा। वर्णानाम मेलनम संधि ही, अर्थात वर्णों का परस्पर मिलना भी संधि कहलाता है। जब वर्ण आपस में मिल जाते हैं, उनका मिलना संधि कहलाता है। आगे देखिएगा कि एक और इसकी परिभाषा देख लीजिए। लोपागम, लोपागमादेश वर्ण विकाराः व संधि। कहते हैं कि चाहे वर्ण का लोप हो, जब दो वर्ण मिलेंगे, और मिलेंगे तो किसी एक का लोप भी हो जाएगा। जब लोप होगा, उसको भी संधि कहते हैं। किसी का आदेश हो जाएगा बीच में, भाई नुट का आगम है, मुट का आगम है, इस प्रकार से जो अनेकों आगम होते हैं, वो आगम भी होंगे, आदेश भी होगा, वर्ण भी, वर्ण विकार माने वर्णों में परिवर्तन भी आएगा। जैसे मान लीजिए ई का या हो जाएगा। हाँ, तो इस प्रकार के परिवर्तनों को संधि कहते हैं। अब देखिए संधि कहाँ होनी चाहिए, संधि के बारे में एक बहुत अच्छी कारिका आती है, ये आप रट लीजिए। और रट इसलिए लीजिए क्योंकि परीक्षा में भले ही ना आए, लेकिन ये आपको बहुत काम में आएगी। ये जो यहाँ पर कारिका दी हुई है, हो सकता है आप सबने पढ़ी ही होगी। संहितैक पदे नित्या, नित्या धातुपसर्गयोः, नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते। ये बहुत अच्छी एक कारिका है, और ये बिल्कुल स्पष्ट करती है कि संधि का प्रयोग कहाँ करना है। सबसे पहले कहते हैं संहितैक पदे नित्या। एक पदे मतलब एक पद में यदि संधि कार्य हो रहा हो, तो संधि नित्य है, मतलब उसका कोई विकल्प नहीं है, संधि करनी ही पड़ेगी। तो कहते हैं जैसे विद्यालय। अब इसमें क्या है, विद्या आलय नहीं लिख पाएंगे आप, इसको अलग अलग लिखेंगे तो लोग कहेंगे भैया आप क्यों अलग अलग लिख रहे हैं, ये तो गलत है। इसलिए संधि कार्य इनमें अनिवार्य है, ये आपको करना ही पड़ेगा। अच्छा, आगे देखिए, फिर कहते हैं धातुपसर्गयो, नित्या धातुपसर्गयो, अर्थात धातु के पूर्व यदि उपसर्ग होवे और उसमें यदि संधि प्राप्त हो रही हो, तो संधि नित्य होती है। कैसे, तो देख लीजिएगा। जैसे अव्यवहारः, एक हमने यहाँ पर शब्द लिया हुआ है, अनेकों हैं उदाहरण तो इसके। देखिएगा,
अभी और अब उपसर्ग पूर्वक ह्री धातु है यहाँ पर, तो अव्यवहारा ये शब्द बना है। तो अभी और अब में क्या हुआ है, आप अलग अलग नहीं कह सकते, अभी अब हारा ऐसा बोलेंगे तो वो गलत माना जाएगा, इसलिए अव्यवहारा ये जो है ये शब्द अव्यवहारा यही सही है, और यहाँ पर संधि कार्य अनिवार्य है, इसका निवारण नहीं कर सकते आप। आगे देखिएगा, समासे, समस्त पद में भी संधि अगर जहां कहीं भी हो सकती है तो वहां नित्य ही होगी। ऐसा नहीं कि आप कह दो नहीं करें हम, और नहीं करोगे तो पद अलग अलग हो जाएंगे, वो अलग अलग हो जाएंगे तो समस्त कैसे रहेंगे। इसलिए समस्त करने के लिए, समास दिखाने के लिए समास का प्रयोग जब किए करेंगे तो फिर उसमें नित्य रूप से संधि होगी, अनिवार्य है। जैसे काकश्च उल्लूकश्च, कौआ और उल्लू, कौआ और उल्लू के लिए उन्होंने प्रयोग किया है, समस्त पद है। काक और उलूक तो बन जाएगा काको लूकम, काको लूकम। पंचतंत्र में एक प्रकरण भी आता है काको लुकीयम, तो उसमें कौए और उल्लू की कथा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर संधि अनिवार्य है, वो आपको करनी ही पड़ेगी। फिर कहते हैं वाक्य, वाक्य तु सा विवक्षाम अपेक्षते, यदि वाक्य में संधि है तो ये वक्ता पर निर्भर है कि वो संधि करना चाहे तो करे, नहीं करना चाहे तो नहीं करे, वहां पर विकल्प से है। हाँ, तो ये आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अहम अत्र आगच्छामि, या ऐसे भी कैसे अहम अत्र आगच्छामि, तो ऐसे भी बोल सकते हैं। तो दोनों प्रकार से प्रयोग हो सकता है, संधि युक्त भी और संधि रहित भी। आगे देखते हैं संधि के भेद इन्होंने कितने किए हैं। व्याकरण शास्त्र में संधि 5 प्रकार की मानी गई है, और भट्टोजी दीक्षित जी जिन्होंने सिद्धांत कौमुदी, जिसको वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के नाम से जानते हैं, उसमें पंच संधि प्रकरण दिया हुआ है, और इसको 5 प्रकार का माना है कि संधि 5 प्रकार की होती है। तो ये इन्होंने मान लिया। लेकिन अब देखिएगा कौन कौन सी है। अच संधि, फिर प्रकृति भाव संधि, हल संधि, विसर्ग संधि और स्वाधि संधि, ये 5 प्रकार की संधि मानी गई। लेकिन लेकिन बाद में जो लघु सिद्धांत कौमुदीकार हुए हैं आचार्य वरदराज जी, वरदराजाचार्य जी ने लघु सिद्धांत कौमुदी में इसको 3 प्रकरणों में विभाजित कर दिया, मतलब ये कहिए शॉर्ट कर दिया। और लघु सिद्धांत कौमुदी है तो लघु कर दिया भाई, 5 से 3 कर दिया तो कम हो गया। इन्होंने क्या किया, अच, हल और विसर्ग 3 प्रकार की संधियां बता दी कि 3 प्रकार की होती हैं। यही 3 संधियों को हम यहाँ पर समझेंगे। मेरा आपसे, आप कह रहे या सोच रहे होंगे कि भैया आप पंच संधि क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। 3 संधि इसलिए पढ़ा रहे हैं हम आपको क्योंकि हमें 3 संधियां ही पूछी गई हैं। हम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी से अगर पढ़ते, तब जब यदि हमें परीक्षा में जो हमारा सिलेबस है उसमें पंच संधि प्रकरण होता, नेट की परीक्षा दे रहे होते हम तब, या फिर कोई असिस्टेंट प्रोफेसर का कोई एग्जाम होता तब हम ऐसा करते। लेकिन यहाँ पर आप प्रथम वर्ग शिक्षक की परीक्षा दे रहे हैं और उसमें सिलेबस में सीधा मेंशन किया हुआ है कि स्वर व्यंजन और हल संधि आए, स्वर व्यंजन और विसर्ग संधि आएगी। तो हमें इसका मतलब है कि लघु सिद्धांत कौमुदी के हिसाब से पढ़ना है, सिद्धांत कौमुदी के हिसाब से नहीं पढ़ना। बहुत ज्यादा अगर आप पढ़ भी लेंगे तो वो काम का नहीं है। उतना ही पढ़िए जितने में आपका काम बन जाए और जितने में आप पूरे तरीके से दक्ष हो जाए। ज्यादा आप संधि संधि को पढ़ लेंगे, दूसरी चीजें छूट जाएंगी। एक इकाई का केवल 5 नंबर ही है, 10 नहीं हो जाएगा अगर आप ज्यादा पढ़ लेंगे तो देखिएगा यहाँ पर हमने ये 3 संधियां आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली संधि है अच। अच इसलिए अच को ही स्वर कहते हैं, इसी को स्वर संधि समझिएगा। जब 2 स्वरों का मेल होता है तो वो स्वर या अच संधि कहलाती है। अब देखिएगा, अच संधि में स्वर के स्थान पर आदेश हो जाता है। अच संधि में क्या होता है, स्वर के स्थान पर आदेश होता है। स्वर संधियां कितनी हैं, 8 प्रकार की हैं। देखते हैं कौन कौन सी हैं। पहली है यण संधि, दूसरी है अयादि संधि, तीसरी है गुण संधि, तीसरी है, चौथी है वृद्धि, पांचवी सवर्ण दीर्घ, पूर्व रूप, पर रूप और प्रकृति भाव। प्रकृति भाव को हमने इसी में समाहित किया हुआ है। अच्छा, प्रकृति भाव को इसमें कर लिया है समाहित। ऐसे ही जब वहां पर स्वादि संधि जो है, स्वादि संधि को विसर्ग संधि में समाहित कर लिया, इसीलिए 5 के स्थान पर वो 3 संधियां बची रह गई। अब देखिएगा होता क्या है, यण और अयादि ये दोनों जो संधियां है ना, इनमें पूर्व के ही वर्ण के स्थान पे आदेश होगा।
पूर्व का वर्ण जो रहेगा उसको परिवर्तित कर देंगे, जैसे ई का या कर दिया। तो इस प्रकार से ए को हमने अय आदेश कर दिया। ये यण और अयादि संधि में होता है, पूर्व के वर्ण में स्थान में आदेश कर देते हैं। दूसरी है गुण संधि, वृद्धि, सवर्ण दीर्घ और पूर्व रूप और पर रूप। इन पांचों में क्या होता है, एकादेश होता है। एकादेश का मतलब क्या? एकादेश का मतलब यह है कि दो वर्णों के पूर्व और पर, पहले और बाद वाले वर्ण के स्थान में एक ही वर्ण बचता है। मतलब ये समझ लीजिए कि दो तरफ युद्ध हो रहा है, कोई ना कोई एक बचा रहेगा उसमें, तो उसको कहते हैं एक आदेश, कि एक ही बचता है और दो में से एक कोई आदेश हो जाता है। ये समझ लीजिएगा, दो नहीं रहते हैं फिर वो एक बन जाते हैं। आगे देखिए प्रकृति भाव में क्या होता है। प्रकृति भाव में वो जो शब्द हैं वो प्रकृति के अनुसार ज्यों के त्यों स्थित रह जाए। जैसे प्रकृति हमारी है, प्राकृतिक है, उसी प्रकार से प्रकृति भाव में शब्द में फिर संधि नहीं होती, कोई परिवर्तन नहीं होता, वो अपनी प्रकृति और स्वभाव के अनुसार नैसर्गिक रूप से वहां पर कोई आदेश नहीं होता है और वो ज्यों के त्यों बने रहते हैं। मतलब संधि के अभाव का नाम ही प्रकृति भाव है। आगे देखते हैं, सबसे पहली है यण संधि। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को संधि वैसे आपने पढ़ी हुई है, लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा जल्दी करेंगे। वैसे संधि का प्रकरण विशाल है, कम से कम 1 महीना चाहिए इसके लिए। जब हम आपको प्रारंभ से अध्ययन करवाएंगे कभी, तब हम आपको पूरा क्रमशः अध्ययन करेंगे। वो प्रारंभिक छात्रों के लिए होगा, क्योंकि आप सब प्रौढ़ हैं और आप सभी विद्वान हैं, विदुषी हैं, और मुझे पूरा विश्वास है जब आप प्रथम वर्ष की परीक्षा में बैठ रहे हैं, सॉरी, प्रथम वर्ग की परीक्षा में बैठ रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से इन सब चीजों से अवगत होंगे। एक काम करते हैं, शीघ्रता से हम इसको पूरा करते हैं। आज का विषय चूंकि बहुत विशाल है, इसलिए हम इसको रिवीजन करते हुए, रैपिड रिवीजन करते हुए चलेंगे। देखिएगा, पहला सूत्र है इको यणची। इको यणची से क्या होता है कि इक के स्थान पर यण हो जाता है। अब माहेश्वर सूत्र में ई उ री री ये सारे वर्ण एक कहलाते हैं, और या व राला जो है वो यण में आते हैं, इसीलिए इक के स्थान पर यण हो जाता है। अब होगा क्या होगा कि ई के स्थान पर या होगा, उ के स्थान पर वा होगा, री के स्थान पर रा होगा और री के स्थान पर ला होगा। इनका एक एक उदाहरण देख लेते हैं। आपसे मेरा कहना है कि आप लघु सिद्धांत कौमुदी के उदाहरण जो बड़े प्रसिद्ध हैं, जगत प्रसिद्ध हैं, उनको तो आप अच्छे से रट लीजिए, क्योंकि काफी प्रतियोगी परीक्षाओं में सीधे के सीधे कौमुदी से उदाहरण उठा करके सीधा प्रस्तुत कर दिया। शुद्ध उपास्य कई बार आ चुका है, धात्रंशा कई बार आ चुका है, मध्वरी कई बार आ चुका है। ये ऐसे शब्द हैं जो कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। आपके सी टेट में, चाहे एमपी और यूपी टेट हो और चाहे कोई सा भी टेट हो, उन एग्जाम में ये निश्चित तौर पर कई बार आ चुके हैं। अच्छा, ये देखिएगा कि लघु सिद्धांत कौमुदी के उदाहरण तो आपको रटे होने चाहिए, ये तो आपको पक्के में रट लेना है। हमने यहाँ पर पूरे उदाहरण नहीं लिखे हैं, इसलिए नहीं लिखे क्योंकि फिर वो बहुत विस्तृत हो जाता आज का प्रकरण, और हमें चूंकि रैपिड रिवीजन करना है। ये एक प्रकार की आपकी ऐसी क्लास चल रही है जिसमें हम रिवीजन भी कर लें और सारे के सारे नोट्स भी हमारे क्लियर हो जाएं, इसलिए इस क्लास में हम ज्यादा उदाहरणों को नहीं ले रहे हैं। देखिएगा, यदि अपि, ये दोनों मिलकर के बन गए यद्यपि। यहाँ पर ई के स्थान पर या हो गया है, तो ये जो है ये यहाँ पर मध्वरी जो है, यहाँ पर मधु का ऊ था, ऊ के स्थान पर वाह हो गया तो मध्वरी हो गया है। मातृ आज्ञा, तो मातृ जो शब्द है, जो माता का वाचक है, तो माता की आज्ञा। अब यहाँ पर क्या हुआ, रिकार था, री एक स्वर है, कुछ लोग गलती कर जाते हैं और रिकार जो है ऋषि वाला, उसको कभी कभी व्यंजन भी मान लेते हैं। या मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अध्यापक जो हिंदी पढ़ाने वाले हैं और हिंदी में जो है वो ऐसा मानते हैं, या उन्हें स्पष्ट रूप से कई बार गलतियां हो जाती हैं भूल चूक से, तो इसको वो स्वर नहीं मान करके व्यंजन ही मानते रहते हैं या रा मान लेते हैं। बोले मातृ में रेफ लगी हुई है, रेफ नहीं है, ये रिकार है, और ये रिकार है, इसका मतलब ये एक स्वर है। तो मातृ री का रा हो जाएगा, मात्राज्ञा हो जाएगा। री प्लस आकृति, यहाँ पर री का ला हो जाएगा और आकृति में ला मिलेगा तो बन जाएगा लाकृति। अभी आगे देखते हैं अयादि। अब ये जो है हमारी यण संधि पूरी हो गई, इक के स्थान पर या होता है। इसमें बहुत सारे सूत्र हैं,
अगर आप पढ़ेंगे तो कई सारे सूत्र मिलेंगे आपको, उसमें तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य अनचीचा, अब वो सारे सूत्र प्रक्रिया के हैं, तो वो सूत्र कभी भी किसी भी हालत में परीक्षा में आते नहीं है। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है पर्सनली कि आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो कौमुदी का जो विशेष रूप से आप पूरा विधिवत शास्त्रीय पारायण मत करिए, शास्त्रीय अध्ययन मत करिए, क्योंकि वो शास्त्रीय अध्ययन आपके शास्त्र अध्ययन में उपयोगी है, आपके ज्ञान के लिए उपयोगी है। लेकिन अभी आपको अगर सिलेक्शन चाहिए है तो आप इस तरीके से पढ़िएगा कि आप संधि का सूत्र क्या है और संधि के उदाहरण क्या है। अधिकतर अधिकतर क्या मैं कहूंगा कि 100% जितने प्रश्न आते हैं वो सारे के सारे प्रश्न ऐसे आते हैं, उदाहरण दे दिया जाता है, वो क्या देते हैं, इसमें किस सूत्र से संधि है, इसमें जैसे मान लीजिए यद्यपि दे दिया तो कहते हैं इत्यत्र कहा संधि, तो इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि यहाँ पर कौन सी संधि है, तो आपको तुरंत बता देना है कि यहाँ पर यह संधि। या फिर ऐसा हो सकता है ये पूछ लिया जाए कि इसमें यद्यपि इत्यत्र संधि कार्यम कुतः, सूत्र का नाम दे दीजिए, तो सूत्र के 4 सूत्र दे देंगे वो, तो आपको जो है वो सूत्र का नाम ले, तो यही प्रश्न बनते हैं संधि से। इसलिए उदाहरणों को रटना है आपको, 2 चीजें रटनी है, संधि समझ में आए अथवा ना आए, रटने का काम आपका 2 चीजों का है। पहले तो समझ लेंगे तभी सब कुछ हो पाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा समझने के बावजूद भी आपका काम खत्म नहीं होता है। संधि में काम खत्म तब होगा जब आप संधि को रट लेंगे, उदाहरणों को और सूत्रों को रट लीजिए बस। समझ में तो आपको आती है क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है, शास्त्रीय आचार्य आप किए हुए हैं। हाँ, और हो सकता है क्योंकि आप प्रथम वर्ग की परीक्षाएं बैठ रहे हैं, कुछ पीएचडी होल्डर भी हो, लेकिन अगर आपको ये उदाहरण रटे हुए नहीं है तो सॉरी टू से कि आपको फिर सिलेक्शन में बहुत कठिनाई हो जाएगी। इसलिए रट लीजिए सूत्रों को और उदाहरण को। अब देखिए सूत्र है एचो यवा यावह। एचो यवा यावह सूत्र कहता है एच, ए ओ आई औ के बाद अगर कोई अच आ जाए, लेकिन वो अच असमान होना चाहिए, असमान अच अगर है तो फिर क्या हो जाएगा, ए ओ आई औ के स्थान पर क्रमशः एक सूत्र इसके बाद आता है, यथा संख्य अनुदेश समानाम। वो कहता है कि यथा संख्या के अनुसार चलिए, ए ओ आई औ के स्थान पर आय अब होगा, तो ये क्रमशः होगा, ए के स्थान पर आय होगा, ओ के स्थान पर अब होगा, आई के स्थान पर आय होगा, औ के स्थान पर आव होगा। इस प्रकार से ये यहाँ पर अयादि संधि का सूत्र है। उदाहरण देखिएगा, 4 उदाहरण हमने लिए हैं क्रमशः ए आई ओ औ के। शे प्लस अनम बन गया शयनम। आगे देखिए, नई प्लस अकह बराबर नायकः। भो धन अनम भवनम, भो में ओ था, अब ओ की जगह ओ के आगे आ गया, ये असमान अच है, और असमान अच जब आगे आ जाता है तो क्या करते हैं, ओ का अब हो जाता है तो हो गया भवनम। ऐसे ही पौ अकह बन गया पावकः। इस प्रकार के यहाँ पर ये सूत्र दिए हुए हैं, तो आप इन उदाहरणों को अच्छे से कर लीजिए, और भी इसके उदाहरण हैं, आप उनको भी अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। एक सूत्र आता है वांतो ही प्रत्यय, वो भी इसमें एक सूत्र लगता है। इसी के बाद मुख्य सूत्र तो यही है एचो यवा यावा, उससे भी जो है नाव्यम बनता है, गव्यम बनता है, एक और शब्द आता है अद्व परिमाणे चा से गव्युति ही बनता है, उसमें भी इसी प्रकार से ये जो अयादि संधि कार्य करती है। आइए अब आगे देखते हैं। इनको आप रट लीजिएगा, तभी आपको ये पूरा लाभ मिल पाएगा संधि पढ़ने का। सामान्य रूप से तो सभी कोई पढ़ता है, आप कक्षा 6 के बच्चे भी पढ़ते हैं, और आपने शास्त्री में भी पढ़ा होगा, लेकिन जो यहाँ पर आपको विशेष रूप से अध्ययन करना है वो सारे उदाहरणों को रट लेना है, और उसके साथ साथ आपको जो इनके कुछ सूत्र हैं, जैसे वृद्धि है, तो वृद्धि के अभी हम पढ़ेंगे, और वृद्धि में आपको बताएंगे कि कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, भाई उनको अगर आप छोड़ देंगे तो फिर काम नहीं बनेगा, और प्रश्न वहीं से बनना है। देखिएगा, अब ये इसमें देखिएगा आद गुणः, ये एक सूत्र है आद गुणः, और वो सूत्र कहता है कि आत अर्थात आवर्ण से परे कोई सा भी स्वर आ जाए, लेकिन कोई सा भी नहीं आता है, क्योंकि उसका फिर जो है निषेध कर दिया जाता है
अपवाद सूत्र है वृद्धि। वृद्धि रेची से उसका अपवाद हो जाता है, इसलिए यहाँ पर ये समझिए आ के बाद में, आ या बड़ा आ के बाद में ई, बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ, री और बड़ा री और ली, इन वर्णों में से कोई सा भी वर्ण अगर हो तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर एक आदेश हो जाता है, दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं, इसको कहते हैं एकादेश। तो ए, ओ या आ हो जाता है। क्रमशः उदाहरण देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा एक ही बार में। देखें फटाफट, उप प्लस इंद्र, तो उप में पा में आ है और इंद्र में क्या है, ई है, आ और ई मिलकर के बन गया ए। आगे देखिएगा, भाग्य प्लस उदय, तो भाग्य में जो है आ है, या का आ और ऊ, आ और ऊ मिले बन गया ओ, भाग्योदय। देव ऋषि आ और री मिलकर के यहाँ पर बनना था आ, लेकिन एक सूत्र आया ओरण रपराहा, और वो सूत्र क्या करता है, वो सूत्र रपर कर देता है, तो इसमें रा आ के साथ में रा और आ जाता है, तो इसका मतलब देव ऋषि में इन की जगह पर जो आ आना था, आ की जगह अर आता है, तो देवर्षि बन जाता है। तो समझ लीजिएगा, ये जो है ये गुण संधि का प्रमुख सूत्र है, और यही एक प्रमुख सूत्र है, इसी से प्रश्न आएंगे। आगे देखिएगा, वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि यहाँ पर एक सूत्र है इसका, वृद्धि रेची। वृद्धि रेची सूत्र है, वो ये कहता है कि आ और आ, अर्थात आ और दीर्घ आ मतलब बड़ा आ, इन दोनों से परे अगर एच आ जाए, एच मतलब ए आई ओ औ, ये दोनों अगर आ जावे, मतलब सॉरी ये चारों आ जाएं, अगर ऐसा हो तो पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि एक आदेश हो जाते हैं। पूर्व और पर दोनों के स्थान पर वृद्धि हो जाती है, वृद्धि कहते हैं। वृद्धि के लिए सूत्र आया है, अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है वृद्धि रादैच, तो उसमें कहा है कि आ आई और औ ये तीनों को वृद्धि कहा गया है। अब देखो इसके उदाहरण देखते हैं क्या होता है। मम का, मम और एव इन दोनों को मिलाया, मम में आ था और एव में ए था, आ और ए मिले, मिल करके बन गया आई, तो बन गया ममैव। आगे देख लेते हैं, अगला जो उदाहरण देखिएगा, नव प्लस औषधि, औषधि माने होती है दवाई, हाँ, तो नव औषधि ही मिलकर के बन गया नवौषधि। ए सॉरी आ और ओ मिलकर के औ बन गया, दीर्घ यहाँ पर जो है औ हो गया है, इस कारण से आप समझ लीजिएगा कि ये जो है यहाँ पर वृद्धि संधि है। अच्छा, इसके अलावा भी अब कुछ सूत्र हैं, जैसे प्रादुहो ढोढ्य शैष्यसु, ये जो एक वार्तिक है, सूत्र तो नहीं कहेंगे, ये सारे वार्तिक हैं, तो ये जो वार्तिक हैं, इन वार्तिकों को आप अच्छे से कर लीजिएगा। तो ये जो है, मान लीजिए प्रारणम वत्स तरारणम, इस प्रकार से उपैशति, और भी अनेकों जो उदाहरण बनते हैं वो सब वृद्धि के ही हैं, लेकिन वो वृद्धि रेची के साथ में वार्तिक रूप में आते हैं, और वार्तिक रूप में आने के कारण वो कम से कम 7 वार्तिक हैं, आप उनको अच्छे से उसमें करें। हमने यहाँ पर उनको नहीं लिया है क्योंकि विषय काफी बड़ा हो रहा था, लेकिन वो जरूर आप कर लीजिएगा। अगर वो आप नहीं करेंगे तो हो सकता है कि वहीं से क्वेश्चन ज्यादा बन जाए। वृद्धि में से अगर प्रश्न बनेगा तो मैं 100% श्योर कह सकता हूं आपसे कि वृद्धि रेची सूत्र से बन सकता है, ठीक है, लेकिन अगर उसको कठिन बनाना होगा, अगर कठिन उसका डिफिकल्ट करना होगा, डिफिकल्टी लेवल बढ़ाना होगा, तो जरूर आपको वार्तिकों से प्रश्न आने वाले हैं, जो लघु सिद्धांत कौमुदी में इसके बाद में वार्तिक दिए हुए हैं, जैसे अक्षादुहिण्याम उपसंख्यानम, तो इससे अक्षौहिणी सेना, हाँ, प्रौढ़ी ही, इस प्रकार के जो प्रैश्या, ये जो उदाहरण बन रहे हैं, ये उदाहरणों को आपको रट लेना है, और ऐसे नहीं रटना है आपको, विधिवत इनका क्या करना है, इनको एक तरफ सूत्र लिखना है, एक तरफ उसके उदाहरण लिखना है, सूत्र उदाहरण इस प्रकार से लिख करके फिर आपको रट लेना है। एक आप छोटी सी टेबल बना लीजिए और उस टेबल को रट लीजिएगा, इतना आप कर लेंगे, अगर वृद्धि में से प्रश्न आ रहा है तो 100% आप उसको पुटअप कर लेंगे, और आपको कोई वो 100% राइट होगा। ये तैयारी आपको करनी है। अच्छा, आगे देखिए, सवर्ण दीर्घ संधि। सवर्ण दीर्घ संधि क्या कहती है,
वो कहते हैं अकः सवर्णे दीर्घः। ये सूत्र जो है वो कहता है अक प्रत्याहार आ ई उ री री, इन 5 के बाद में अगर सवर्ण अच हो, मतलब आ के बाद में आ हो, ई के बाद में ई हो, उ के बाद में उ हो, री के बाद में री हो, री के बाद में ली हो, तो क्या होगा कि पूर्व और पर वर्णों के स्थान पर दीर्घ एक आदेश हो जाएगा। तो देखिएगा क्या होता है, वो कहते हैं जैसे विद्या प्लस अर्थी, तो मिलकर के बन जाएगा विद्यार्थी। आ, देखिए दोनों तरफ, एक तरफ बड़ा आ है, दूसरी तरफ छोटा आ है, मतलब दीर्घ आ और ह्रस्व आ दोनों है, मिलकर के बन गया दीर्घ। सीधी बात, मैं आपसे सीधी बात स्पष्ट एक शब्द में कहूंगा, दीर्घ संधि का एक ही सूत्र है कि ये दीर्घ करता है। आ ई उ रील री के बाद अगर आ ई उ रील री मिल जाए तो ये दीर्घ करेगा, मतलब बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ और बड़ा दीर्घ री, जिसको री बोलते हैं। और री का दीर्घ होता नहीं है, इसलिए उसको दीर्घ री ही होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि री है तो उसका दीर्घ री नहीं होता है, होता ही नहीं है जब, तो कैसे हो जाएगा। ठीक है, तो संस्कृत में री का दीर्घ नहीं होता है, ह्रस्व होता है, इसीलिए यहाँ पर ह्रस्व लिखा है, लेकिन दीर्घ होने पर ये बड़ा रिकार बन जाएगा। हाँ, तो देखिएगा जैसे नृणाम में बनता है, नृणाम जब हम बनाते हैं तब षष्ठी विभक्ति जो बहुवचन में, तो उसी प्रकार से दीर्घ रिकार आ जाता है। देखिएगा विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी। आगे देखिए गिरी प्लस इंद्र गिरीन्द्र, ई और ई मिलकर के दीर्घ ई हो गया। तो ये बिल्कुल सिंपल संधि है और सरल है, इसका कोई अपवाद भी नहीं है, तो इसमें विषय विशेष ज्यादा कठिन प्रश्न बनेंगे नहीं। अब देखिए संधि में प्रश्न कहाँ से कठिन बनते हैं, आ गया है पूर्व रूप संधि। भैया इसका आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए। क्यों कर लीजिए? क्योंकि ये जो संधियां हैं ये आपको थोड़ा थोड़ा कठिनाई, क्योंकि हम सभी, जो आप में से कई सारे अध्यापक होंगे, पढ़ा रहे होंगे, और नहीं पढ़ा रहे हैं तो आप स्वयं भी पढ़ते होंगे। और हिंदी में अगर आप हिंदी पढ़ाते हैं या हिंदी के अध्यापक होंगे, तो आप देखिए वहां पर स्पष्ट रूप से 5 संधियां बताते हैं, पूर्व रूप पर रूप को बताते नहीं है, और बाद में फिर दिक्कत होती है। तो ये थोड़ा सा कठिन माना जाता है, लेकिन अगर आप संस्कृत और शास्त्रीय आचार्य किया है तो आपको तो ये पता होगा, एंगाह पदांता दति सूत्र से क्या होता है, ए और ओ के बाद में अगर आ ह्रस्व आ रहा हो, ह्रस्व आ आए, तो इन दोनों के स्थान पर, दोनों वर्ण हैं पूर्व और पर, इनके स्थान पर पूर्व रूप एक आदेश होता है। अब भाई पूर्व रूप मतलब क्या है, लोग इसी में कंफ्यूज है, पूर्व रूप और पर रूप में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पूर्व रूप का मतलब है कि पूर्व वाला बचा रहता है, पूर्व में है ए या ओ तो वो बचा रहेगा, बाद में आ है वो हट जाएगा। मतलब ये समझिएगा कि इन दोनों वर्णों में ए, जैसे जले अस्थि को ले लीजिए उदाहरण में, यहाँ पर देखिएगा उदाहरण दिया है बहुत अच्छा, जले अस्थि, तो जले में ए है और अस्थि में आ है। अब इन दोनों में ए और आ, इन दोनों को अगर हम संधि करेंगे और ए और आ जब मिलेंगे तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर ए के सामने आ का पावर कम हो जाएगा, तो उसका तो हो जाएगा लोप, और बचा रहेगा ए, तो उसको जलेस्ती कह देते हैं। और क्योंकि वो आ चला गया है, इसलिए उसको याद दिलाने के लिए, उसकी स्मृति के लिए अवग्रह चिन्ह बना देते हैं। जैसे ये समझ लीजिए, मैं तो जब पढ़ाता हूँ अपने विद्यार्थियों को, तो उनको ये समझाता हूँ कि ये समझिए कि दो वर्ण हैं, एक तो ए है और एक तरफ आ है, इन दोनों में युद्ध हुआ, युद्ध हुआ तो क्या हुआ कि ए जो है वो दीर्घ है और आ जो है वो बेचारा ह्रस्व है। अब ह्रस्व आ है तो वो क्या होगा, युद्ध में वो मारा जाएगा, तो वो बेचारा मारा गया। अब मारा गया तो हमने क्या किया कि ए बचा रह गया, तो यहाँ पर ए तो बचा है जले अस्थि में, लेकिन फिर वो अब आ मारा गया था, तो उसकी स्मृति याद कराने के लिए हमने स्मृति चिन्ह के रूप में अवग्रह को चुन लिया गया है। तो ये थोड़ा सा मतलब याद करने के लिए सरल पड़ जाता है। ये जो है आप अच्छे से समझ लीजिए इस तरीके से कि दोनों में परस्पर युद्ध हुआ, आ मारा गया, तो आ मारा गया तो उसकी स्मृति में हमने जो है अवग्रह को यहाँ पर रख दिया है, ये समझ लीजिएगा। ऐसे ही गोपाला अहम, तो गोपालो हम इस प्रकार से बन जाता है, गोपाला अहम, यहाँ पर गोपालो हो जाता है गोपाला का। हाँ,
इसमें विसर्ग संधि होती है, सॉरी स्वादि संधि होती है, अतो रोरप प्लदा दप्लुते से, तो उसके बाद में गोपालो बन जाता है। और गोपालो हम, यहाँ पर जो है पूर्व रूप होगा तो बन जाएगा गोपालो हम। यहाँ पर भी वही कहानी है, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सिंपल, कि यहाँ पर ओ बचा रह गया है और आ का लोप हो गया है। आ मारा गया है युद्ध में, इसलिए उसकी स्मृति में हमने जो है, जैसे किसी का स्मारक बना देते हैं, स्मारिका बना देते हैं, हाँ, समाधि बना देते हैं, इसलिए हमने आ की स्मृति में ये जो है अवग्रह बना दिया है। तो ये थोड़ा सा इसको आप पक्के में याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आगे देखो, पररूप एक संधि है। पररूप संधि क्या कह रही है? वो कह रही है एंगी पररूपम। इस सूत्र से क्या होता है, यदि अकारांत उपसर्ग है, यदि अकारांत उपसर्ग है और उसके बाद में ए और ओ हो, ऐसी कोई धातु अगर आ जाए, ऐसी धातु आ जाए जिसकी प्रारंभ ए या ओ से हो रही हो, और हमारा उपसर्ग है, उपसर्ग कैसा हो? उपसर्ग ऐसा हो जिसमें अंत में आ हो। उदाहरण देख लेते हैं, तब क्या होगा? पर रूप बचा रहेगा, पर रूप एकादेश हो जाएगा। आइए देखते हैं, प्रा प्लस एजते। अब यहाँ पर प्रा जो है ना, ये उपसर्ग है, पहला ही उपसर्ग है, प्रपरा अपसम अनुअव निस्निर। हाँ, तो उसमें हम पढ़ते हैं प्रा पहला उपसर्ग है। अब पहला जो उपसर्ग है प्रा है, इसमें आ मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ है? आ मिला हुआ है। अच्छा, आगे देखिए, ये जो एजते एक धातु है, एज धातु है, तो यहाँ पर उसका ए प्रारंभ में है। आ और ए ये दोनों अगर मिलेंगे, ए ध्यान रखिएगा, ए धातु का होना चाहिए। प्रा और ए जब मिलते हैं तब क्या हो जाएगा? तो वो कहते हैं कि इसके स्थान पर दोनों जो है, पूर्व और पर्व के स्थान पर पर रूप एकादेश हो जाएगा। माने पर वाला जो है, बाद वाला ए बचा रहेगा, और जो प्रा था वो जो है, प्रा का आ नष्ट हो जाएगा। मतलब देखो, कैसा भी हो, जैसे हमने वो उदाहरण में समझा था कि युद्ध कैसा भी हो, मरना तो निर्बल को ही पड़ेगा। जो बलशाली है वो तो बाहुबली है, वो तो जो है जीत जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर प्रा, भले ही प्रा का आगे आ गया, पहले वो पीछे था लेकिन अब वो आगे आ गया है, और ए जो है वो ए बाद में आया है, पर में आया है, लेकिन फिर भी बलशाली है, इसलिए वो युद्ध जीत जाता है, इसलिए वो बचा रहता है। और वो जो प्रा का आ है वो मारा जाता है। सो यहाँ पर कहते हैं प्रेजते। लेकिन इसमें ध्यान रखना कि इसमें पररूप संधि जो होती है, पररूप संधि में कभी भी जो है अवग्रह का प्रयोग नहीं किया जाए। एक और मैं आपको बता देता हूं, डाउट की स्थिति कब बनती है? डाउट की स्थिति तब बनती है जब अभ्यर्थी ये समझने लग जाते हैं, विद्यार्थी ये समझते हैं कि ये तो गुण का उदाहरण है, क्योंकि गुण में भी यही होता है, ए बचता है, मतलब आ और ई मिलकर के ए बनता है। महा प्लस ईस महेश, रमा प्लस ईस रमेश। हाँ, तो जैसा वहां पे बनता है महा उदय महोदय, ठीक है, भाग्योदय भाग्योदय, इस प्रकार से बनता है। तो वो जो है, उसमें और इसमें अंतर है। आप इनके उदाहरण को समझ लीजिए, याद कर लीजिए। यहाँ पर धातु वाला ए और ओज होगा तभी वो ये कार्य करेगा। हाँ, नहीं तो आप गुण लगा दीजिएगा तो सारा कुछ गुण गोबर हो जाएगा। तो गुण संधि नहीं है ये। यहाँ पर कौन सी संधि है? ये संधि है अपर रूप संधि। आइए अब देखते हैं प्रकृति भाव संधि। प्रकृति भाव में मैंने आपको बता दिया था, संधि कुछ नहीं होती है, संधि नहीं होती है, प्रकृति में स्थित हो जाता है, माने ज्यों का त्यों शब्द बचा रह जाता है, स्थित हो जाता है, उसमें कोई विकार नहीं आता, परिवर्तन नहीं आता है। अब जब परिवर्तन नहीं आता है तो क्या होता है कि वो संधि ही नहीं होती है। अब जब संधि नहीं होती है, उसी को इन्होंने प्रकृति भाव एक नाम दे दिया है। इसके लिए एक बहुत अच्छा एक सूत्र है, उसको आप हमेशा याद रखिए। प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम, प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम। वो कहते हैं कि प्लुत और प्रगृह्य अगर प्रारंभ में हो और उसके बाद में अगर अच आए, कोई स्वर आए, तो आप निश्चित रूप से मानिए कि यहाँ पर जो है क्या होगा? प्रकृति भाव हो जाएगा, और प्रकृति भाव नित्य होगा, वहां पर विकल्प से नहीं होगा। और एक बार वहां पर अगर प्रकृति भाव हो जाएगा तो फिर दूसरी संधियां काम नहीं करती हैं। देखो क्या कहा है, एक प्रगृह्य संज्ञा का सूत्र आया है, ईदू दे द्विवचनम प्रगृह्यम। भाई, ईत ऊत और एत मतलब दीर्घ ईकारांत
दीर्घ उकारांत और एकारांत। इकारांत, उकारांत और एकारांत अगर द्विवचन का हो, द्विवचन का हो, द्विवचन का कैसे? जैसे हरि हरि हरयः, कवि कवि कवयः, ये जो है ईकारांत हो गया दीर्घ। ऐसे ही भानु भानु भानवः, तो ये ऊकारांत हो गया, ये द्विवचन में ही बन रहा है, अन्यत्र कहीं नहीं बनेगा। ऐसे ही एकारांत में लता लते लता, ये द्विवचन का हो गया ना। तो इस प्रकार से अगर ये है द्विवचन का और उसके बाद में अगर कोई स्वर आ रहा है तो उसको प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी, और प्रगृह्य संज्ञा होने पर वो कहते हैं प्लुत प्रगृह्या च नित्यम। प्रगृह्य संज्ञा होने पर जो है नित्य रूप से प्रगृह्य सॉरी प्रकृति भाव संधि हो जाएगी। जैसे हरि एतौ, यहाँ पर हरि में ई बड़ी ई है और इसके बाद क्या आ गया? स्वर आ गया, तो यहाँ पर संधि नहीं होगी। आप सोचें हरि एतौ, हम यहाँ पे संधि कर दें, सब गड़बड़ कर देंगे आप। संधि नहीं करना है आपको, बिल्कुल ध्यान रखिए। विष्णु इमौ, तो यहाँ पर उकारांत है और ई है, यहाँ पर भी संधि नहीं होगी। पचेते इमौ, यहाँ भी संधि नहीं होगी। आगे देखो, अदसो मात। अदसो मात में क्या है? अदस शब्द का जो माँ है उसके बाद उसका अगर दीर्घ ई है, उसके बाद में अगर दीर्घ ई और दीर्घ ऊ आ जाए तो वो कहते हैं क्या होगा? जो माँ के बाद में दीर्घ ई ऊ हो तो बाद में फिर प्रकृतिवा हो जाता है। जैसे अमी ईशा, अब अमी में माँ के बाद ई बड़ी ई आ गई, ऐसे ही अमू में बड़ा ऊ आ गया, दीर्घ ऊ आ गया। तो अदस शब्द के लिए ये नियम बनाया गया है, अदस शब्द में लगेगा, जिससे हम ये जो प्रयोग बनते हैं ये सारे अदस शब्द से ही बनते हैं। अब आगे देख लीजिए, आगे कहते हैं निपात एका जनांग। वो कहते हैं आंग के अलावा एक अच वाले जितने निपात हैं उन सबको प्रकृति भाव होगा। एक अच वाले माने एक ही स्वर जिसमें हो, जैसे ई इंद्रहा, उ उमेशा, यहाँ पर संधि नहीं होगी। नहीं तो आप होशियारी में क्या करें, जो है ई और ई को आप समझे, मैंने तो बढ़िया अच्छा किया है, सब गड़बड़ कर देंगे आप। ई और ई मिला करके बड़ी ई कर दें आप, दीर्घ ई कर दें और समझ लें कि भैया ये तो हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर जो है दीर्घ संधि कर दी। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ये इन्होंने बता दिया। एक और सूत्र आया है दूरात धूते चा, मतलब दूर से बुलाते समय प्लुत का प्रयोग करते हैं। जैसे आगच्छ कृष्णा, यहाँ पर कृष्ण को हमने प्लुत कर दिया, तो तीन मात्राएं हो गई, इसलिए यहाँ पर जब दूर से किसी को बुलाते हैं तब इसका प्रयोग करते हैं। तो आज की कक्षा में हमने जाना और समझा संधियों के बारे में। आप सभी संस्कृत प्रेमियों को नमस्कार। वर्ग 1 की तैयारी आप बहुत अच्छे ढंग से कर ही रहे होंगे, निरंतर लग जाइए। और जो आज हमने बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा की है उसको आप भूलिएगा नहीं, ये बहुत कंफर्म है कि प्रश्न यहीं से आएंगे, कहीं और से प्रश्न आने वाले नहीं है। आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। हल और विसर्ग संधि को हम